आज हम बैठे हैं महेंद्र सिंह जी शेखावत से, एक जाना पहचाना नाम जिनके ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। मूल तो शेखावटी के रहने वाले, 1978 से आप संघ से जुड़े हैं, उदयपुर में आपने काम किया। उदयपुर इनकी कर्मभूमि रही है, जहाँ पर ये मुख्य शिक्षक रहे हैं, कार्यवाह रहे हैं। बाद में संघ ने आपको एबीपी के अंदर भेजा है। छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, सबसे पहले छात्र संघ अध्यक्ष आप मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी के आप रहे हैं। उसके बाद आपने बीएमएस में काम किया है, उपभोक्ता मंच से जुड़े हैं, बीजेपी के आप कई पदों पर रहे हैं, प्रदेश कार्य समिति के 9 वर्ष तक आप सदस्य रहे हैं, सहकारी समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आइए हम बात करते हैं, आप सभापति रहे, उप महापौर रहे, दोनों रहे हैं रजनी जी डांगी के समय के अंदर। हम आज बात करते हैं जिस तरह उदयपुर के अंदर एक महामहिम गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद में एक खालीपन सा आया। कई सारे लोग एमएलए बनने के लिए आगे आए हैं, कई सारे। इसमें एक नाम महेंद्र शेखावत का भी आता है, क्योंकि वर्षों तक जुड़े रहे हैं और वसुंधरा जी के कुछ खास भी समझे जाते हैं। जब भी उदयपुर वसुंधरा जी आते, सबसे पहले संपर्क महेंद्र सिंह शेखावत से किया जाता है। अभी भी आपने उस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया जो वसुंधरा जी ने जो भी यात्रा की है, जहाँ सर सावला गई थी, वो कथा के अंदर विधायक गोपी चंद जी मीणा ने उनको बुलाया था। तो आइए हम बात करते हैं उदयपुर की जो सीट्स हैं, जहाँ पर कई सारे उम्मीदवार हैं, उसमें आप भी एक उम्मीदवार है, क्योंकि आपने बहुत वर्षों तक ज़मीन से जुड़कर काम किया। एबीपी के अंदर मैंने ये भी देखा कि आप साइकिल्स पे चलते थे इसी ज़माने के अंदर। उस समय से आपने स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर काम किया। तो भाई साहब क्या सोचते हैं आप? नमस्कार खन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को शुभकामना प्रेषित करता हूँ। खन जी, सोचने का ऐसा है कि पार्टी में काम करते हैं, कभी सोचा नहीं था कि दावेदारी होगी या ये बनेंगे या वो बनेंगे। कटारिया साहब के जाने के बाद में एक सामान्यतया ये सोचने लगे, भाई नया उम्मीदवार होगा, नया विधायक बनेगा, टिकट मिलेगी, पार्टी टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। परंतु मूल विषय ये है कि ये जो दावेदारी में अति उत्साह में जब महत्वाकांक्षा सर पे चढ़ जाती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है। उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उसके लिए मीटिंगें करना, उसके लिए नए नए प्रयोजन करना, ये मैं ठीक नहीं मानता। पार्टी की प्रक्रिया होती है कि पार्टी फार्म भरवाए या आप अपना नाम दे सकते हैं, कोई कमेटी आएगी, उनको आप अपनी दावेदारी दे सकते हैं। इस चुनाव से पहले इतनी कटुता न करें, ये सर्वे कराना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, जातिगत भावनाएं उभारना, गुटबाजी ज़्यादा फैलाना। एक पार्टी में छोटी मोटी मतभिन्नता रहती है, लेकिन कुनबे का मुखिया एक होता है, फूल हमारा मालिक होता है। केवल आप अपनी उपलब्धियां बता के, अपने आप को श्रेष्ठ बता के दूसरे को छोटा मत दिखाओ। आप क्या हैं, मैं क्या हूँ, ये पूरी पार्टी जानती है, पूरा उदयपुर जानता है, आमजन जानता है। महत्वाकांक्षा सर में नहीं चढ़नी चाहिए, नहीं इसके परिणाम पार्टी के लिए भी ठीक नहीं रहा, आपके लिए भी ठीक नहीं है। एक आपने मुझे पूछा था गुलाब जी के बाद कौन, मैं कन्हैयालाल जी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि गुलाब चंद जी राजस्थान के दिग्गज नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, मेवाड़ के मुखिया थे। वो एक दिन में, 2 दिन में एमएलए एमपी बनने से नहीं बने साहब, उन्होंने 45 साल तक काम किया था। 10, 15, 20 पदों पे वो रहे थे, जिसमें फील्ड में वैक्यूम था, कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, नेता नहीं हुआ करते थे, संघर्ष वाला कोई व्यक्ति नहीं होता था। तो गुलाब जी को प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। गुलाब जी धरातल से बनने वाले स्वाभाविक नेता थे। अब वो स्थितियाँ नहीं है, पार्टी जिसको टिकट देगी पूरी कार्यकर्ता उसके साथ रहेंगे, लेकिन टिकट लेने के लिए इतना जोड़ तोड़ करना ठीक नहीं मानता हूँ। जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात के अंदर कई सारे टिकट काट के युवाओं को टिकट दिए, कर्नाटक के अंदर भी यही हुआ कि युवाओं को टिकट दिए। क्या युवा और आज का जो राजस्थान का प्रदेश का जो युवा नेतृत्व दिया है सीपी जोशी, तो आप क्या देखते हैं आने वाले समय के अंदर कई टिकट काटे जाएंगे और युवाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी? टिकट काटना और युवा को अवसर देना एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जो वरिष्ठ होगा, उसके स्थान पर नए को अवसर दिया जाता है। लेकिन इसके लिए ये वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि उनके टिकट काट देंगे, ये ठीक नहीं मानता हूँ मैं। कई नेता ऐसे भी होते हैं जो अपने आप भी
खुद रिटायर्ड हो जाते हैं, कहते भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, दूसरे को लड़ाओ। जैसे हिंदुस्तान में एक भंवरजी शर्मा अपने प्रदेश के ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्होंने स्वेच्छा से उनकी टिकट तय, उनका हवा महल से जीतना तय, उनका मंत्री बनना तय, उन्होंने स्वेच्छा से कहा था भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और न मेरी पसंद का कोई उम्मीदवार का नाम दूंगा। तो उनके उदाहरण आज भी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार देते हैं। ये कोई कोटे वाली बात नहीं है। परिवार में हर व्यक्ति को काम करने का अवसर मिलता है, युवा को भी मिलता है, बुजुर्ग को भी मिलता है। बुजुर्ग की भी अपने आप की अहमियत होती है और युवा की भी महत्व होता है। युवा की ऊर्जा एनर्जी काम में लेनी चाहिए, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलता रहना चाहिए। जिस तरह उदयपुर के अंदर जब से अपन ने देखा है कि ब्राह्मण और जैन ये दो वर्ग के लोग ही एमएलए बनते आए हैं, क्या आपकी बार ऐसा लगता है कि कोई तीसरा वर्ग इसके अंदर आएगा? क्योंकि ओबीसी पर यहाँ पर 52% है उदयपुर के अंदर, सबसे बड़ा वर्ग है, बहुत बड़ा ओबीसी वाले भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप? देश आज़ाद होने के समय जो जातिगत हालात थे, समाज का ढांचा था, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जिस जाति व्यवस्था को समाप्त करने की, कमज़ोर करने की बातें होती थी, आज वो राजनीतिक दलों के कारण कमज़ोर नहीं हुआ, इतना जहर घुल गया है कि हर जाति की एक सेना हो गई है। अरे जब पुलिस व्यवस्था है, बीएसएफ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, इंडियन आर्मी है, तो आपकी सेना की क्या आवश्यकता पड़ती है? जातिगत भावनाएं राजनीतिक दलों ने बहुत ज़्यादा उभार दी। उसके कारण आज हालात ये हो गए कि मैं एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे प्रति आक्रोश, मरने मारने पर आ जाते हैं। ठीक नहीं मानता हूँ। उदयपुर में टिकट बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिलनी चाहिए, बीजेपी के लोगों को मिलनी चाहिए। किस जाति का मिले कोई वह तो नहीं होता है। ये सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे जातिवाद नहीं फैलाया जाए। पार्टी जिसको ठीक समझेगी दे देंगे। श्रीचंद जी तो सिंधी है, चित्तौड़ में कितने सिंधी हो गए? अशोक जी गहलोत माली है, राजस्थान में कितने माली हो गए? ये जातिगत भावनाएं नहीं भड़कानी चाहिए। हम हमारे स्वार्थ के लिए जातिगत भावनाएं भड़का कर, हर कौन सा ऐसा नेता है जिसने जाति का कल्याण किया? कोई नहीं करता साहब। चुनाव से पहले जाति के नारे लगते हैं, चुनाव के बाद अपनी जाति को क्या, अपने समाज को भूल जाता व्यक्ति, अपने उद्देश्य पूरे करने में लग जाता है। जातिगत भावनाएं किसी की नहीं बल। आप ओबीसी है तो क्या मेरे दुश्मन थोड़ी हो गए, मेरे विरोधी थोड़ी हो गए? आप मेरे भाई हैं। मेरे लिए वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से आप बड़े हैं जो पार्टी में नहीं रहा, पार्टी में है। मैं जीवन में कभी न तो मेरे व्यक्तिगत मित्रता, न मेरा सर्कल, न मेरे उठक बैठक जाति के आधार पर नहीं रहता है। जाति ठीक है, एक व्यवस्था है, रिश्तेदारी करने के लिए ठीक है, संबंध करने के लिए ठीक है। जाति के आधार पे इस जीवन में कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। जिस तरह से अपन इस बात को अलग तरीके से लेते हैं कि जिस तरह वसुंधरा जी पर सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि साहब हम जब आए थे सरकार के अंदर, सरकार कांग्रेस की बनी है, मैं उसी समय से आवाज़ उठा रहा हूँ 45,000 करोड़ के खान का घोटाला, ये कई सारे घोटाले के नाम गिना रहे और अभी उन्होंने अनशन भी किया और वो निकल पड़े हैं। क्या देखते हैं आप कि नहीं? आप सचिन पायलट जी 2-2.5-3 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, पीसीसी के अध्यक्ष रहे, तभी वसुंधरा जी घोटाले याद नहीं आए क्या उनको? ये न तो कोई आरोप का घोटाला है, न कोई माइनिंग का घोटाला है। सचिन पायलट जी को सम्मान कांग्रेस में कैसे बढ़े, उनको मुख्यमंत्री कैसे बनाए, उसके हथकंडे हैं ये, उसके हथकंडे हैं। सचिन जी अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नहीं संघर्ष कर रहे हैं। पर आज जो राजस्थान का युवा है वो सचिन पायलट एक ही नाम आता और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ। राजस्थान में जितने पेपर लीक हुए, राजस्थान में युवाओं के साथ जो छलावा हुआ, धोखा हुआ रोजगार के नाम पे, राजस्थान के युवा बहुत आक्रोशित है, बहुत आक्रोशित है। इसमें विद्यार्थी परिषद ने आंदोलन किया, युवा मोर्चा ने किया, करोड़ीलाल जी ने भी किया, बेनीवाल जी ने भी किया। सचिन पायलट तो अब बोला है, सचिन पायलट अब बोला है साहब, अब बोला है। 5 साल तक कहाँ गया था सचिन पायलट जब पेपर लीक होते थे? अगर हिंदुस्तान में आज राजस्थान इस स्थान पे आ गया, बच्चा परीक्षा देने से डरता है। उदयपुर के एक अलग विषय पे आ जाता है। कुछ समय पहले कन्हैया लाल हत्याकांड मर्डर हुआ, उसके बाद पूरे देश में एक अलग सा उछाल, एक अलग सा माहौल बन गया। हर आदमी देखने लगा ये क्या हो गया।
और एक हिंदुत्व के प्रति जागृति लोगों में ज़्यादा है। बागेश्वर धाम ले लो, देवकी नंदन जी ले लीजिए आप, जो आज पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं, हर जगह उनको लेके वो हिंदुत्व अलग विषय होकर जाग गया है। ऐसा लगता है हिंदू जाग गया है अपने धर्म के प्रति। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? बहुत ही अच्छा आत्मा को छूने वाला प्रश्न किया आपने, जो हृदय को छूता है। मैं आपको, जैसे हमारे पार्टी में, कांग्रेस में, सभी में अपनी अभी दावेदारियाँ हो रही है साहब। आज की तारीख में मेरा ये मानना है कि लोकतंत्र में 70 वर्ष के बाद में से नगर निगम मानो, प्रदेश मानो, विधानसभा मानो, लोकसभा मानो, ये जो मूलभूत आवश्यकताओं के मुद्दे ये जीवन में महत्व रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो महत्व रखता है वो सुरक्षा का महत्व रखता है साहब। आज हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारा घर परिवार सुरक्षित नहीं है, हम स्वयं सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारा देश सुरक्षित नहीं, न तो सुरक्षित है न शांति है। आज हम हमारा कोई त्यौहार नहीं मना सकते शांतिपूर्वक, हम हमारा कोई जुलूस नहीं निकाल सकते, रामनवमी की यात्रा नहीं निकाल सकते। तो ये सब विषय गौण है। ये सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ये उस बड़े विषय के सामने सब मैं गौण मानता हूँ। सबसे पहला, हर प्राणी का जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो जिंदा रहने की होती है। आज जिंदे रहने के लिए सनातन समाज, हिंदू समाज और बहुसंख्यक समाज संघर्ष कर रहा है। कन्हैयालाल को उसकी दुकान पे जाके मार डाला, और हम सड़क की बातें कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, हम सफाई की बात कर रहे हैं। आज नेतृत्व ऐसा होना चाहिए, चाहे नगर निगम का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, जो मजबूती के साथ आक्रामकता के आधार पर समाज को सुरक्षा देने के लिए आगे आए। क्योंकि नामचीन निर्वाचित व्यक्ति जब दबंगता से, निर्भीकता से आवाज़ रख के समाज की सुरक्षा के लिए खड़ा होगा तो समाज पूरे उसके साथ खड़ा होगा। हमें सबको संतुष्ट और खुश करने के लिए अपने आप को विषय गौण कर देते हैं। अरे क्यों नहीं कहते कि भैया आप पत्थरबाजी आप कर रहे हो, मारपीट आप कर रहे हो, गले आप काट रहे हो, तो उसका जवाब वही होता है जो आप चाहते हो। मतलब हम मार खाएं, हमारे त्योहारों पे पत्थर हो, हमारे घर बहू बेटी को भगा ले, और हम शांति वार्ता करें। ये जो शांति वार्ता करने वाले लोग हैं ना, इन्होंने सनातन संस्कृति को जितना नुकसान दिया है उतना जिहादी उन्हें नहीं दिया। किस बात की शांति वार्ता? मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। 4-5 साल पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, शुक्रवार को यहाँ बहुत बड़ा जुलूस निकला इनका नमाज के बाद में। चेटक चौराहे पर आकर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। चेटक चौराहे पे उन्होंने हरा झंडा पहनाया, लगा दिया, और ये नारे लगाए, भारत में रहना होगा तो अल्लाह अकबर कहना होगा। पुलिस प्रशासन ने 1 महीने 1.5 महीने तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। राष्ट्र विरोधी नारों के बाद भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। हमारा एक भी बंदा ये खड़ा होकर नहीं बोला कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो, आप इन्हें गिरफ्तार करो, ये जिहादी मानसिकता यहाँ नहीं चलेगी। एक भी बंदा नहीं बोला। उसके प्रतिक्रिया में क्या हुआ, रिएक्शन में, एक उपदेश राणा नामक एक कोई युवक था, उसने कहा मैं उदयपुर आऊँगा, हर चेटक पे केसरिया झंडा पहनाऊंगा। हजारों लोग इकट्ठे हो गए साहब, पूरे संभाग से लोग आ गए, क्योंकि लोगों के मन में आक्रोश था, कुंठा थी, प्रतिशोध था कि हमारा अपमान हमारे ही देश में इतना नहीं हो सकता। तब आगे पुलिस वालों ने उन लोगों पे लाठीचार्ज किया जो प्रदर्शन करने वाले थे। न तो उन्होंने पत्थर फेंके थे, न उन्होंने आग लगाई थी, न रास्ता जाम किया था। फिर भी शांति व्यवस्था के नाम पे पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। मैं चेटक सर्कल पे जाके धरने पे बैठा था, वहाँ गोयल साहब आए। मैंने कहा साहब आप गलत कर रहे हैं, इनके साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं आप, कि नहीं ये जुलूस निकाले। और जुलूस निकालना, जो जुलूस निकला था राष्ट्र विरोधी नारे लगे, ये राष्ट्र विरोधी तो नहीं है। वहाँ बैठा, फिर भी लोगों को 107, 151 में कम से कम 1800 लोगों को गिरफ्तार किया। गोगुंदा, डबोक, गोवर्धन विला, सब थानों में मैं रात को घूम घूम करके उनको कंबल ओढ़ने की व्यवस्था की, खाना पहुँचाया। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ और पीड़ा हुई कि हमारे इतने संगठन है, एक भी महापुरुष, एक भी नेता नहीं आया। चाहे राज हमारा हो या राज दूसरी पार्टी का हो, बहुसंख्यक समाज मरने के लिए नहीं आए। और ये शांति वार्ता, ये समझौते कुछ नहीं होते हैं जब तक हमारे में आक्रामकता नहीं आएगी। हमें
सुरक्षा करने का, आत्म सुरक्षा का मूल अधिकार संविधान ने दे रखा है। जिस दिन हम आक्रमण करना सीख लेंगे ना, उस दिन शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी। हम हमारी सुरक्षा नहीं कर पाते, हमारे मोहल्ले में, बाजार में आके गर्दन काट देते हैं, हमारे बहन बेटे को छेड़ देते हैं, घर पे आके पत्थर कर देते हैं, 10 मवाली इकट्ठे होके जो चाहे कर देते हैं। हम बस्ती के लोग इकट्ठे नहीं होते, मोहल्ले के नहीं होते, शहर के नहीं होते, फिर दोष देते हैं पुलिस प्रशासन को, पुलिस टाइम पे नहीं आई। अरे भैया, पुलिस किस किस को बचा लेगी, कब तक बचा लेगी? हमें खड़ा होना पड़ेगा और आक्रामकता के साथ होना पड़ेगा कि भैया अगर हमारे पे अंगुली उठाओगे तो अंगुली क्या हाथ नहीं रहने देंगे। इतनी करनी पड़ेगी आपको। शांति कब कायम होती है? जब अगले में भय होने, तब शांति कायम होती है। जिस दिन कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, सरतन से जुदा, इनके बाप की बपौती होगी सरतन से जुदा, अरे तुम्हारा भी हो सकता भैया। उस दिन रात को मैं गया था वहाँ, समझौता वार्ता हो रही थी, पुलिस वाले दौड़ रहे थे, समझौते कर रहे थे, ये कर रहे थे। मुझे भी कहा आप अंदर मीटिंग में आओ। मैंने कहा मैं समझौता करने नहीं आया हूँ, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं मेरी नहीं है, पुलिस की है। पुलिस की लापरवाही से घटना घटी है। आप दबावपूर्वक समझौता मत करो। आप इस परिवार पे दबाव डाल रहे हो, इन मासूम बच्चों पर दबाव डाल रहे हो कि फंस जाओगे, दाह संस्कार नहीं होगा, और ये नहीं होगा, और हम डेड बॉडी ले जाएंगे। तो मैंने कहा डेड बॉडी ले जानी ले जाओ, समझौता नहीं होगा जब तक पूरा परिवार नहीं आएगा। बैठ के बात कर लो, ये डराओ मत। जिनको डराना चाहिए था उनको नहीं डराया, उसके कारण हमारा चलता फिरता इंसान लाश बन के पड़ा यहाँ। मैं 2 बजे तक बैठा रहा, बारिश आ गई थी, सब समझौता वाले लोगों के पीछे पब्लिक दौड़ी और वो अपने घर चले गए। फिर उसमें कुछ बातें तय हुई, उसके अनुसार कार्रवाई हुई। तो क्या हमारा यही काम है कि जूत खाते रहें, हमारे जुलूस पे पत्थर पड़ते रहें, हमारी बहन बेटी छेड़ते रहें, हम सर कलम करवाते रहें, शांति वार्ता करते रहें? हमारे सनातन संस्कृति में हर देवी देवता के हाथ में हथियार है। और ये धर्म है ना, ये बातों से, प्रवचन से, कथाओं से नहीं बचता है। धर्म के लिए बलिदान दिया जाता है। जो मरना जानता है वो मारना भी जानता है। जिस दिन ये भाव स्थापित हो जाएगा, उस दिन उदयपुर में पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं रहेगी, अपने आप ही शांति रहेगी। दोष हम पुलिस को देते हैं, सुरक्षा खुद नहीं करते। मेरे मोहल्ले में किसी के साथ कुछ होगा, मैं नहीं बोलूँगा, फिर फ़ोन करूँगा पुलिस टाइम पे नहीं आई, प्रशासन नहीं है। अरे क्या एक व्यक्ति के पीछे पुलिस लगी क्या? आत्म सुरक्षा के लिए खड़े हो जाओ। उदयपुर का नेतृत्व चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ऐसा होना चाहिए जो निर्भीकता से बहुसंख्यक समाज के हितों के लिए बोले। क्या हालात है? एक 15%, 20% लोगों की जाति के आगे हम सरेंडर हो जाते हैं। क्यों नहीं कहते भाई तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा हो सकता है, मैं तुम्हारे धर्म का उतना ही सम्मान करूंगा जितना तुम मेरे धर्म का करोगे। तुम्हारे साथ मेरा क्या व्यवहार हो ये तुम तय करो। जिस दिन हमारे हाथों में पत्थर आ जाएंगे, हमारे हाथों में आक्रमण का जज्बा आ जाएगा ना, उस दिन उदयपुर में आपके जुलूस पे हमला नहीं होगा। पूरे प्रदेश में हालात कर दिए। रामनवमी नहीं मना सकते, हनुमान जी का जन्म दिवस नहीं मना सकते, यात्रा नहीं निकाल सकते, जगन्नाथ रथ यात्रा निकाल सकते, नवरात्रा नहीं मना सकते। क्यों नहीं मना सकते? क्या है ये? अरे एक आपको कन्हैयालाल जी मैं एक बात कहता हूँ, बिल्कुल ही सनातन संस्कृति में सिखाया जाता है कि सबसे पहले मातृभूमि, सबसे पहले देश के लिए काम। साहब ये समय के साथ इस विचार में बदलाव आ गया है। हम ये मानते हैं देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। साहब इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। धर्म सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। पहली प्राथमिकता धर्म को दो तो देश सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारा धर्म कम हुआ है, कमजोर हुआ है, अल्पसंख्यक हुए हैं, वो देश चला गया। साहब धर्म के आधार पर देश बनते हैं। वर्तमान हालात में ये 56-57 राष्ट्र बने ना, ये धर्म के आधार पे बने। तो हमें भी धर्म को जिंदा रखने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। नेतृत्व ऐसा आना चाहिए, चाहे विधायक हो, पार्षद हो, सांसद हो, जो खुलकर बोले। अरे ईंट का जवाब पत्थर से देना, ईमान से करके। वो टी राजा है हैदराबाद में, वैसा नेतृत्व चाहिए साहब। हम किसी को मार नहीं रहे, हम किसी पे आक्रमण नहीं कर रहे, लेकिन इतने सक्षम और सामर्थ्यवान तो बनना पड़ेगा कि अगला हमारे जुलूस पे पत्थर उठाए उससे पहले 5 बार विचार करें। ये चुनाव है ना, ये चुनाव सड़क सफाई शिक्षा के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए चुनाव होना चाहिए। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांति कायम रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।